नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की आगामी वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। एक एक प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक एक प्रश्न आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य लवण कौन सा है? देखिए दोस्तों, लवण का मतलब होता है सॉल्ट। तो बतानी है कि नॉर्मल सॉल्ट यानी कि सामान्य लवण इनमें से कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को सामान्य लवण कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसका दोस्तों केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। जी हाँ दोस्तों, सामान्य लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? तो दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य का जो श्वसन दर होता है वो होता है 14 से 18 बार 1 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कोई भी दोस्तों सामान्य मनुष्य का जो श्वसन दर होता है वो होता है 14 से 18 बार, यानी कि 1 मिनट में दोस्तों 14 से लेकर के 18 बार तक दोस्तों कोई भी मनुष्य अपना श्वास लेता है। आप लोग याद रखेंगे एक सामान्य मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 14 से 18 बार प्रति मिनट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग याद रखेंगे रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक जेट इंजन कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण। यहां पे दोस्तों खाली जगह है, बताने है कि गति का दूसरा जो समीकरण है किसके और समय के बीच संबंध देता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्थिति और समय के बीच क्या देता है? संबंध देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमारे सौरमंडल की रचना को बनाए रखता है? तो आप लोग याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों, यानी कि जो ग्रेविटी है वो हमारे सौरमंडल की रचना को क्या करता है? बनाए रखने में मदद करता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे दोस्तों? स्टार मार्क कर लेंगे। जो सौरमंडल की रचना को बनाए रखने में मदद करता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लट्टू का घूमना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे केंद्राभिमुख बल का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लट्टू का घूमना, जो दोस्तों लट्टू घूमता है तो उसका जो उदाहरण किसका उदाहरण है वो? तो केंद्राभिमुख का उदाहरण है, केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लट्टू का घूमना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों प्रश्न है कि एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोग याद रखेंगे बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जो तापमान है वो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है?
दोस्तों बतानी है कि जल का जो हिमांक बिंदु है वो कितना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन डी में। जी हाँ दोस्तों, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तापमान का मात्रक नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पास्कल। जी हाँ दोस्तों, जो पास्कल है ये तापमान का मात्रक नहीं है। पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल दोस्तों दाब का मात्रक है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद रखेंगे। जो पास्कल है ये दाब का मात्रक है। बाकी दोस्तों फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन आप सभी को पता होगा, ये तीनों तापमान का मात्रक है। लेकिन पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है? तो ये दाब का मात्रक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि? क्या वजह है दोस्तों? बतानी है कि जो धातु है ये ऊष्मा की सुचालक होती है क्यों? तो आप लोग याद रखेंगे, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इनमें मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसी की वजह से धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार का जल ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक हो सकता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, जो समुद्र का जल होता है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। आप सभी याद रखेंगे, जो समुद्र का जल है ये दोस्तों, समुद्र का जो जल है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, समुद्र का जल। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को 2026 में रेलवे का स्टाफ बनना है, तो रेलवे में जॉब करने का ड्रीम पूरा करना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप सभी को प्रतिदिन एग्जाम रिलेटेड ही प्रश्नावली वीडियो देखने को मिलेंगे। जो एग्जाम रिलेटेड होंगे दोस्तों वही प्रश्न आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किस कारण से? दोस्तों बताने हैं कि जो इलेक्ट्रिक केटल होता है, विद्युत केतली, उसमें पानी गर्म होता है किस कारण से? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, संवहन के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किस कारण से? तो संवहन के कारण से, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, ध्वनि तरंग का जो आयाम है वो वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंग का जो आयाम है किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की गुणवत्ता पर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो उसे टोन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है? यानी कि दोस्तों ध्वनि किस माध्यम में नहीं जा सकती है, यात्रा नहीं कर सकती है या गमन नहीं कर सकती है? सामान्य शब्द में कहें तो दोस्तों ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो आप लोग याद रखेंगे निर्वात में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ध्वनि दोस्तों निर्वात में गमन नहीं करती है। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, निर्वात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन से आप लोग क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हम लोग देंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है ये सतह से टकराकर उसी दिशा में क्या करता है? लौटता है। क्या करता है दोस्तों? सतह से टकराता है
और उसी दिशा में लौट आता है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सतह से टकरा करके उसी दिशा में लौटना यह प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई किसे कहा जाता है, यानी कि एसआई मात्रक। बतानी है कि विद्युत प्रवाह की एसआई मात्रक क्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों प्रश्न है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है, किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो दोस्तों विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो दोस्तों वो विद्युत धारा के संरक्षण पर क्या है, आधारित है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ में धारा की दिशा। दोस्तों एसी आप सभी को पता होगा अल्टरनेटिव करंट। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो बतानी है कि एसी परिपथ में जो धारा की दिशा होती है ये किस प्रकार की होती है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा पल पल बदलते रहती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जो एसी करंट होता है यानी कि अल्टरनेटिव करंट, वो कैसे चलता है, इस पिक्चर में आप लोग देखिए वो ऐसे चलता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो देखिए अल्टरनेटिव होकर चलता है। यानी कि दोस्तों ये पल पल क्या हो रहा है, बदल रहा है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो एसी परिपथ में जो धारा होती है इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, पल पल बदल रही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तभी तो दोस्तों इसे कहा जाता है अल्टरनेटिव करंट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो दिशा है ये पल पल बदलते रहती है, अल्टरनेट होकर के चलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पल पल बदलते रहती है। और एसी का पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग याद रखेंगे वेबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे वेबर। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि दोस्तों एसी, एसी करंट अभी हमने बात की। बताने कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार, तो आप लोग याद रखेंगे निकोला टेस्ला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे निकोला टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि पानी को जब हम ब्लीचिंग पाउडर में मिला देते हैं या ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला देते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो वो क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण हेतु होती है। दोस्तों बतानी है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु की पता करने के लिए, किसकी आयु ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कार्बन डेटिंग का। तो आप लोग याद रखेंगे जीवाश्म का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म का पता लगाने के लिए कि जीवाश्म जो है कितने वर्ष का है, कितना पुराना है, दोस्तों इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, जीवाश्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा एक
खनिज अम्ल नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो दोस्तों सिट्रिक अम्ल है ये क्या है, ये एक प्रकार का खनिज अम्ल नहीं है। बाकी तीनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों क्या है, खनिज अम्ल है। लेकिन दोस्तों सिट्रिक अम्ल जो है ये क्या है, खनिज अम्ल नहीं है। तो अतः हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बताने हैं कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिला दिया जाता है, तभी दोस्तों क्या होता है, लोहा और भी ज़्यादा कठोर और मजबूत होता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वो लोहा सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, आप सभी याद रखेंगे। और दोस्तों जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, लोहे का जो सबसे सुपर क्वालिटी होता है वो होता है पिटवा लोहा। आप सभी याद रखेंगे कौन सा लोहा होता है, पिटवा लोहा। क्योंकि दोस्तों इस लोहे में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग याद रखेंगे कौन सा लोहा, पिटवा लोहा। इस लोहे में दोस्तों क्या होती है, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों इसी कारण से जो पिटवा लोहा है ये क्या होता है, सबसे कठोर और मजबूत होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो दोस्तों कार्बन मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कैल्शियम से हमारा दांत बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कैल्शियम से क्या बना होता है, तो कैल्शियम से हमारा दांत बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आप लोग याद रखेंगे सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जो सौर ऊर्जा है दोस्तों ये क्या है, एक गैर पारंपरिक स्रोत है। बाकी तीनों ऑप्शन ए में है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी में है कच्चा तेल और ऑप्शन डी में है कोयला। ये तीनों दोस्तों क्या है, पारंपरिक स्रोत है। लेकिन दोस्तों सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी, ये क्या है, ये एक प्रकार का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, बहुत इजी प्रश्न है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा, ऑप्शन में आप सभी देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रकृति में कभी क्या होता है, अकेले नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे बल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जो दोस्तों बल है यानी कि फोर्स है, ये प्रकृति में क्या है, अकेले कभी नहीं होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे जाइलम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों जो जाइलम ऊतक है, जो पौधों में होता है, ये क्या है, एक प्रकार का अस्थायी ऊतक नहीं है। बाकी तीनों दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन बी में है मृदु ऊतक पैरेनकाइमा और ऑप्शन सी में है स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा। ये तीनों दोस्तों जो ऊतक है ये अस्थायी ऊतक है। लेकिन दोस्तों जो जाइलम है ये क्या है, ये अस्थायी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम ऊतक। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आरआरबी ग्रुप डी 2026 परीक्षा के लिए, जी हाँ दोस्तों 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ
प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।